मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की अभ्यास पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 11.5 हल करना है। अब इस पर आज हम लोग काम करेंगे। तो देखा जाए इसमें क्या क्या है। 11.5 में क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण चर संख्याओं के हैं। समीकरण सकारण उत्तर दीजिए। समीकरणों में संबद्ध चर भी लिखिए। अब ये क्या कर रहे हैं, 17 बराबर x धन 17, यह एक्सरसाइज 5 है। यह एक्सरसाइज 11.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है 17 बराबर x धन 17, x धन 17। बी है t minus 7 is greater than 5, t minus 7 is greater than 5। फिर सी है 4/2 बराबर 2, 4/2 बराबर 2। और डी है 7 × 3 ऋण 13 बराबर 8। 7 × 3 ऋण 8 ऋण 13 बराबर 8। ठीक। अब देखिए 17 बराबर x धन 17, वह x का मूल्य क्या हो रहा है उसे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन यह एक समीकरण है। यह एक समीकरण है और इसमें क्या है, चर x है। x क्या है, एक चर है। तो यह हमारा एक समीकरण है। हम लोग लिखेंगे समीकरण है एवं x चर है। ठीक। अब t ऋण 7 बराबर इज ग्रेटर देन 5, यह क्या है, समीकरण नहीं है, क्योंकि न तो इसमें LHS है न तो RHS है, समीकरण नहीं है। समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण नहीं है। 4/2 बराबर 2, 4 से 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। यह क्या है, संख्यात्मक समीकरण है। इसमें संख्यात्मक समीकरण है। संख्यात्मक समीकरण है, चर कोई नहीं है। चर कोई नहीं है। ठीक। 4/2 बराबर 2 यह एक संख्यात्मक समीकरण है। अब देखिए 17 × 3 ऋण 13 बराबर 8। 17 × 21, 21 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। यह भी एक क्या है, संख्यात्मक समीकरण है। यह एक संख्यात्मक समीकरण है ऊपर जैसा है, और इसमें कोई चर नहीं है। संख्यात्मक समीकरण है लेकिन इसमें कोई चर नहीं है।
फिर आइए देखा जाए क्या है। 5 गुणते 4 ऋण 8 बराबर 2x। देखिए, चाहे x इस साइड में रहो चाहे उस साइड में रहे, समीकरण एक समीकरण होता है। चर जो है चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, उससे कोई बहुत मतलब नहीं होता है, वह समीकरण तो समीकरण है। 5 गुणते 4 ऋण 8, 5 गुणते 4 ऋण 8 बराबर 2x। क्या है यह? एक समीकरण है। समीकरण का हल भी मांग रहे हैं क्या? समीकरण है। कौन समीकरण है कौन समीकरण नहीं है? इसमें क्या हो गया? 5 गुणते 4 ऋण 8 बराबर 2x, मतलब यह समीकरण है। इसमें यह LHS है, इसमें RHS है, और चर क्या है? x है, बराबर का चिन्ह है बीच में। तो यह एक समीकरण है, समीकरण है। और चर क्या है? x है, हम लोग लिखेंगे। फिर आ जाइए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यह क्या है? समीकरण है। क्यों? यह LHS है, यह RHS है। चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, उससे नहीं मतलब हो, तो हल करने के बाद आएगा। यह क्या है? एक समीकरण है, हम लोग लिखेंगे समीकरण है। और चर क्या है? इसमें x है। चर x है, ठीक ना? x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब यह इसमें चर है और बराबर है, अतः यह एक समीकरण है। और उसमें चर क्या है? x है। 2m इज लेस देन 30। 2m इज लेस देन 30। क्या है यह? यह क्या है हम लोगों का? यह समीकरण नहीं है। क्यों? कि यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन की चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इसमें बराबर नहीं है। और चर तो है इसमें m, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, समीकरण नहीं है। बस समीकरण नहीं है। फिर h, h है 2n प्लस 1 इक्वल टू 11। 2n प्लस 1 इक्वल टू 11। क्या है यह? एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर n है और बराबर का निशान लगा हुआ है। यह एक समीकरण है, समीकरण है। चर क्या है? n है, हम लोग लिखेंगे यह एक समीकरण है और चर इसमें n है। 7 बराबर 11 ऋण 5 ऋण 12 गुणते 4। 7 बराबर 11 गुणते 5 ऋण 12 गुणते 4। अब देखिए, 7 है, यह 11 गुणते 5 है, यह 12 गुणते 4 है, ऋण चिन्ह है। 11 पचे 55, 11 पचे क्या है? 55। और यह क्या है? बरचौक 48। 55 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 55 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, और ये 7 है। यह क्या है? संख्यात्मक समीकरण है, चर कोई नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे? संख्यात्मक समीकरण है, संख्यात्मक समीकरण है, बस, चर कोई नहीं, चर कोई नहीं।
यह संख्यात्मक समीकरण है। सात बराबर 11 गुणित 2 धन p। 7 बराबर 11 गुणित 2 धन p। अब यह क्या है? यह एक समीकरण है। क्या है? समीकरण है, और चर इसमें क्या है? p है। 7 बराबर 11 गुणित 2 धन p एक समीकरण है, और p इसमें क्या है? चर p है। ठीक। बीस बराबर 5y। 20 बराबर 5y क्या है? यह एक समीकरण है, और चर क्या है इसमें हम लोगों का? y है। हम लोग लिखेंगे समीकरण है, समीकरण है एवं चर y है। ठीक ना? इसमें चर क्या है? y है। यह क्यों? यह 20 है, बराबर है। यह समीकरण की शर्तों को, अनुबंधों को पूरा करता है। 3q/2 इज लेस देन 5। 3/q is less than 3q/2 is less than 5। 3q/2 is less than 5 क्या है यह? बताइए। यह क्या है? समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, बस। और कुछ नहीं मत लिखना है हम लोगों को। इसके बाद m है z + 12 = 24। इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। z + 12 इज लेस देन 24 इज ग्रेटर देन है। यह क्या है हम लोगों का? यह भी समीकरण नहीं है, जस्ट लाइक इट, उपरोक्त जैसा। बीस ऋण, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 20 ऋण इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, किताब में ये है, मिसप्रिंट है। अगला है 7 ऋण x बराबर 5। n को मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और वो है 7 ऋण x बराबर 5। ये क्या है? समीकरण है एक। यह एक समीकरण है, और चर क्या है इसमें? x है।
समीकरण है एवं चर क्या है, x है। यह क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर लिए। अब अगला देखा जाए क्या है। दो, क्वेश्चन नंबर 2, सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। 1, 2, 3 समीकरण संतुष्ट है या हाँ या नहीं। तो 10y बराबर 80, y बराबर, अब देखिए इसमें इन्होंने यदि 10 हम लोग लिखेंगे तो इसकी संतुष्टि को, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। यदि इनका शर्त हम लोग मानेंगे तो, और वैसे 10y बराबर 80 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें अच्छी बात ये कर रहे हैं कि इसको 3 बार ये कर रहे हैं, ठीक है। A B C, A B और C, यह कह रहे हैं 10y बराबर 80। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 में 10 का भाग चला जाएगा। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, y बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका। तो 10 बटा में 80 बटा में 10 बराबर 8, मतलब y बराबर 8 आ गया। अब यह अगले कॉलम में दे रहे हैं कि यदि y बराबर 10 हो तो हमारी शर्त को पूरा करेगा कि नहीं, तो नहीं, मैं केवल नहीं लिख रहा हूँ। फिर देखिए 10y बराबर 80, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा वैसे ही। और उसके आगे क्या दे रहे हैं, 8। यह मान लीजिए यहाँ पर 8 आ गया तो इसको पूरा नहीं करेगा, यह 8 आ गया तो इसको पूरा करेगा। मैं शर्त को पूरा करेगा कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ। और फिर है 5, यह 10y बराबर 80 है तो y बराबर हम लोगों का क्या आ गया, 8 आ गया, ऐसे आ जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर देखिए ऐसे लिखना है, गलती हो गया, क्या लिखे हैं 10, 8 और 5, तो यह 10, यह 8 रहेगा तो शर्त को पूरा करेगा, और जब ये 5 रहेगा तो क्या करेगा, नहीं शर्त को पूरा करेगा। शर्त हम लोगों का पूरा नहीं होगा, क्योंकि यह शर्त क्या है, प्रतिबंध क्या है, y बराबर जब 8 रहेगा तभी यह समीकरण हम लोगों की शर्तों को पूरा करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 बराबर, y बराबर 10 पर यह शर्त पूरा नहीं है, 8 जब रहेगा तो पूरा है, 5 है तो नहीं है। अब आइए 4l बराबर 20, 1 2 3, ठीक। फोर एल बराबर 20, 4l बराबर 20, 4l बराबर 20। अच्छा, अब l का मूल्य क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, नीचे आ जाएगा यह। तो l बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 20 बटा में 4,
क्या हो जाएगा, यह 5, यह भी L क्या हो जाएगा, L बराबर 5, और यह भी L क्या हो जाएगा, L बराबर 5। 4L बराबर 20, 4L बराबर 20, 4L बराबर 20, मतलब L बराबर 5 आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, हमारा आंसर तो ये हो गया। अब L का ये क्या दे रहे हैं, 20, 80 और 5, 20, 80 और 5 दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 20, यहाँ पर कह रहे हैं 80, और यहाँ पर कह रहे हैं 5। यदि L की जगह पर हम लोग 20 रखें तो क्या यह शर्त को पूरा करेगा, 80 रखें तो क्या यह शर्त को, प्रतिबंध को पूरा करेगा, और 5 रखें तो शर्त को पूरा करेगा। अब देखा जाए, यदि 20 रखते हैं तो 20 चौके 80 हो जाएगा, और हम लोगों को आना है 20। 80 रखते हैं और चौके 32, 320 हो जाएगा। यहाँ भी शर्त पूरा नहीं है। और L की जगह पर यदि 5 रखते हैं तो 4 गुणते 5 बराबर 20, तो यह जो है शर्त को पूरा नहीं करेगा, ये भी नहीं पूरा करेगा, यह नहीं पूरा करेगा, और ये क्या करेगा, हाँ यह पूरा करेगा। ठीक, यह यहाँ तक तो हम लोग हल कर लिए। अब देखा जाए आगे क्या है। आगे है b प्लस 5, 3 दिए हुए हैं, b प्लस 5, b प्लस 5, b प्लस 5 बराबर 9। जी, b प्लस 5 बराबर 9, तो b बराबर क्या होगा, ये कह रहे हैं b प्लस 5 बराबर 9, तो b बराबर क्या होगा, और b प्लस 5 बराबर 9, तो b का मान क्या होगा। अब देखिए b बराबर क्या होगा, b बराबर पहले हम लोग हल कर लें। या यह b है प्लस 5 है, ये 9 है, ये क्या हो जाएगा, संख्यात्मक अंक जो है एक तरफ हो जाएंगे। मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 9, पहले तो 9 है ही, ऋण यह 5 है तो इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। मतलब b बराबर 4, और यहाँ भी b बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 4 हो जाएगा। अब ये क्या शर्त दे रहे हैं, उनकी शर्तों को देखा जाए कि उसको पूरा करता है कि नहीं। तो ये दिए हुए हैं 5, 9 और 4। देखिएगा कॉलम नंबर 4 में देखिए, 5, 9 और 4। b बराबर यदि हम लोग 5 लिखते हैं, b बराबर हम लोग 5 लिखते हैं तो क्या होगा, शर्त को पूरा नहीं करेगा। 9 लिखते हैं तब भी नहीं करेगा, क्योंकि b बराबर हमारा आना चाहिए 4। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ यह शर्त को पूरा करेगा। अब आ जाइए, यह है h ऋण 8 बराबर 5, h ऋण 8 बराबर 5, h ऋण 8 बराबर 5। h ऋण 8 बराबर 5, h ऋण 8 बराबर 5, और h ऋण 8 बराबर 5। अब यहाँ पहले इसमें चर क्या है, h है। चर क्या है हम लोगों का, h है। तो पहले h का मूल्य हम लोग ज्ञात कर लें। अब देखिए यह 8 जो है, ऋण 8 इधर आएगा, पक्षांतर होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो ये क्या हो जाएगा,
h बराबर या h बराबर 5 तो ऑलरेडी पहले से ही है, और यह 8 इधर ऋण 8 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो यह धन 13 हो जाएगा, धन 8 हो जाएगा। यह बराबर कितना आ गया, 13। तो अब यहाँ भी h ऋण 8 बराबर 5, मतलब h बराबर 13 और h बराबर 13, यह तो आ गया। अब देखा जाए कि वो कौन कौन सी संख्याओं को दे रहे हैं, इसको देखा जाए तो यह दे रहे हैं 8, 0 और 3, 8, 0 और 3। आठ, 0 और 3। देखिए एक जगह कह रहे हैं कि h बराबर यदि 8 लिखा जाए तो क्या शर्तों को पूरा करेगा, नहीं करेगा। हमको h बराबर 13 आना चाहिए, अतः 8 से भी पूरा नहीं होगा, 0 से भी पूरा नहीं होगा और 3 से भी पूरा नहीं होगा। मतलब यह कोई भी अंक हमारी शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का h बराबर 13 आना चाहिए, लेकिन ये क्या दे रहे हैं, 8, 0 और 3। मतलब इनकी दी हुई संख्याएं शर्तों को पूरा नहीं कर रही हैं, क्योंकि h का मान 13 होना चाहिए। अब है p + 3 = 1, MNOPQ। MNOPQ क्या है, p + 1, p + 3 = 1। p + 3 = 1, p + 3 = 1, p + 3 = 1, p + 3 = 1 और p + 3 = 1। यह तो समीकरण है। अब हम लोग देखें, ये p का मान पूछ रहे हैं, p का मान क्या होगा। यह p धन 3 बराबर 1 है, क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, या p बराबर 1, या तो 1 रहेगा ही, यह 3 इधर आएगा, तो यह धन 3 है तो क्या हो जाएगा, यह ऋण 3 हो जाएगा। 1 ऋण 3, 1 ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, बराबर ऋण 2। मतलब p बराबर क्या आ गया, ऋण 2। p बराबर क्या आ गया, ऋण 2। p बराबर क्या आ गया, ऋण 2 और p बराबर क्या आ गया, ऋण 2। अब ये देखा जाए कि वह क्या क्या कह रहे हैं शर्त को पूरा करने के लिए। तो यह दे रहे हैं 3, 1, 0, ऋण 1, ऋण 2। यह दे रहे हैं यहाँ पर 3, 1, 0, ऋण 1 और ऋण 2। अब देखिए इन्होंने 5 संख्याओं को दिया कि यदि p की जगह पर 3 लिखा जाएगा तो क्या इस समीकरण को शर्तों को पूरा करेगा, तो नहीं। हमारा मान कितना आना चाहिए, ऋण 2। तो 3 पर भी यह समीकरण पूरा नहीं होगा, 1 पर भी नहीं होगा,
शून्य पर भी नहीं होगा, ऋण 1 पर भी नहीं होगा और यहाँ पर ऋण 2 पर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें p का मान कितना आना चाहिए, ऋण 2, और न तो यह है ऋण 2, न यह है, न यह है, न यह है, यह है, अतः यहाँ पर पूरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग हल कर लिए। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। जैसे 5m बराबर 60। क्वेश्चन नंबर 3 ए है 5m बराबर 60। अब कौन सी संख्या दे रहे हैं? पहले तो मैं चाह रहा हूं कि 5m बराबर 60 को पहले हम लोग हल कर लें, फिर आगे आया जाएगा, देखा जाएगा। या m बराबर क्या हो जाएगा, 60 तो रहेगा ही, पहले से ही है। अब इसका इधर नीचे तिर्य गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह 5 बराबर क्या हो गया, 12, मतलब m बराबर 12। ठीक, m बराबर क्या आ गया हम लोगों का, 12 आ गया। और वो कौन सी संख्या दे रहे हैं, 10, 5, 12, 15, ये संख्या दे रहे हैं 10, 5, 12 और 15, ये 4 संख्या इन्होंने दिया है। तो इन 4 संख्याओं में कौन सी संख्या हम लोगों की शर्तों को पूरा कर रही है, 12। और शेष संख्याएं यदि हम लोग 10 लिखते हैं m की जगह पर, तो 5 गुणते 10 बराबर 50 होगा, जबकि आना चाहिए 60। 5 लिखेंगे 50 25 आना चाहिए 60, और 15 लिखेंगे तो 15 5 75 बराबर 60 नहीं है। शेष संख्याएं हम लोग क्या लिखेंगे, शेष संख्याएं समीकरण के शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। 12 के अतिरिक्त इस संख्या को छोड़ करके हम लोग लिखेंगे शेष संख्याएं समीकरण के। अब देखिए, हम हर जगह लिखना है आपको, इस क्वेश्चन में आपको हर जगह लिखना है शेष संख्याएं समीकरण के शर्तों को, प्रतिबंधों को, इसको ऐसे कर लीजिए, मैं प्रतिबंध भी लिख दे रहा हूँ। प्रतिबंधों को पूरा नहीं करती हैं। आप लोग इतना लिखेंगे। यहाँ और कुछ बढ़ाना चाहेंगे, 12 के अतिरिक्त शेष संख्याएं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं 12 के अतिरिक्त शेष संख्याएं समीकरण के शर्तों, प्रतिबंधों को पूरा नहीं करती हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, बी क्या है, n + 12 = 20, बी। n + 12 = 20, बी। n + 12 = 20। चलिए अब n का मान हम लोग ज्ञात कर लें कि n का वैल्यू क्या है। तो n बराबर, या हम लोग लिखेंगे या n बराबर 20 पहले से ही है,
अब इस 12 को हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। 12 में से 20 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। और अब ये कौन कौन सी संख्या दे रहे हैं, 12, 8, 20 और 0। 12, 8, 20 और 0। इसमें हमारा यह 8 समीकरण के शर्तों को पूरा करता है, ऐसे लिखेंगे, और शेष संख्याएं समीकरण के शर्तों को, प्रतिबंधों को पूरा नहीं करती हैं। यह हमारा आंसर यह होगा, ठीक ना। हम लोगों का आंसर यह होगा। अब सी को देखा जाए क्या है। सी क्या है, P - 5 = 5। P - 5 = 5। अब देखा जाए, पहले इसको हल करें हम लोग कि P का वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, P बराबर, या ये ऋण 5 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यह 5 तो रहेगा ही, यह जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माने P बराबर 10। क्या हो गया, 5 धन 5 बराबर 10। और ये क्या क्या संख्या दे रहे हैं, 0, 10, 5, ऋण 5। ये संख्या दे रहे हैं 0, 10, 5, ऋण 5। इन चारों में से हमारी कौन सी शर्त को पूरा कर रहा है, P बराबर 10। यह 10 पूरा कर रहा है। हम लोग लिखेंगे कि 10 के अतिरिक्त शेष संख्याएं समीकरण के शर्तों / प्रतिबंधों को पूरा नहीं करती हैं। फिर है D, Q/2 = 7। Q/2 = 7। अब देखिए, पहले हम लोग Q का वैल्यू ज्ञात करें, या Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, यह नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 2 बराबर 14। मतलब Q बराबर 14 आ गया। और वो क्या क्या कह रहे हैं, 7, 2, 10, 14। ये दे रहे हैं 7, 2, 10 और 14। हमारा Q बराबर कौन सा पूरा हुआ, Q बराबर क्या हुआ, 14। Q बराबर 14 आया है, मतलब यह हमारी शर्तों को पूरा करता है और शेष संख्याएं समीकरण के शर्तों प्रतिबंधों को पूरा नहीं करती हैं। ठीक है। अब R-4 बराबर क्या, अब इसको यह E है, R-4 बराबर 0। R-4 बराबर 0। तो पहले हम लोग क्या करें, पहले इसका मूल्य ज्ञात करें, R का मूल्य, या R बराबर क्या होगा हम लोगों का, 0 पहले से ही है, क्या है, 0 पहले से है। ऋण 4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यह +4 हो जाएगा, या 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या में जब 0 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वही संख्या होती है।
या r बराबर 4 आ गया। ठीक, अब कौन कौन सी संख्या इन्होंने दिया है? इन्होंने दिया है 4, ऋण 4, 8 और 0। 4, ऋण 4, 8 और 0। हमारे इस समीकरण के शर्तों को पूरा करने के लिए r का मूल्य कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। मतलब यह शेष संख्याएं क्या हैं? समीकरण के शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। आप लोग उसको लिखिएगा, बाकायदे लिखिएगा। फिर है x धन 4 बराबर 2। x धन 4 बराबर 2। x धन 4 बराबर 2। अब यहाँ पर देखा जाए कि x का मूल्य क्या है, या क्या हम लोग लिखेंगे? x बराबर यह 4 यहाँ है, इधर आएगा। संख्यात्मक सारी चीज़ें एक तरफ और चर एक तरफ होते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 तो ऑलरेडी है, यह 4 है, धनात्मक है। जब उधर जाएगा तो क्या होगा? पक्षांतर होगा तो ऋण 4 होगा। अब यह क्या हो जाएगा? 2 ऋण 4। ऋणात्मक संख्या ज़्यादा है, ऋणात्मक संख्या का मान ज़्यादा है तो ऋण लिखेंगे। अब 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये क्या क्या दे रहे हैं इसको देखा जाए। ये दे रहे हैं ऋण 2, 0, 2 और 4। ये दे रहे हैं ऋण 2, 0, ऋण 0, ऋण 2, 2, 4 और 0। इसमें हम लोगों का x का मान क्या आया है? ऋण 2। यहाँ पर क्या क्या दिए हैं? ऋण 2 दिया है इन्होंने, 2 दिया है, 4 दिया है और 0 दिया है। तो हमारा मतलब केवल ऋण 2 से है। ऋण 2 समीकरण के शर्तों आबलिक प्रतिबंधों को पूरा करता है। शेष संख्याएं समीकरण के शर्तों प्रतिबंधों को पूरा नहीं करती हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? 4 में इन्होंने नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m+16 का हल ज्ञात कीजिए। नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण s+10 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और m+10। ओके, कोई बात नहीं। यह इसका क्या है? a है। देखिए, इन्होंने एक ऐसे और ऐसे किया है। फिर क्या कह रहे हैं? m का मान है और m+10 का मान है। ठीक है, यह 1,
2 3 4 5 6 7, मान लीजिए और कुछ भी, ये 10 तक दिए हैं तो मैं भी कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए। मैं इसको ऐसे लेकर चल रहा हूँ, 1, यह 2, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 8 9 10 और 10 के बाद ऐसे कह दे रहे हैं। चलिए अब देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर आएंगी, 2 आंसर में इसको संतुष्ट करने के लिए तो पहले हम लोग देखें कि m+10 बराबर ये 16 कह रहे हैं। यहाँ पर m+10 बराबर 16, या m बराबर क्या हो जाएगा, 16 ऋण, m बराबर क्या हो जाएगा 16, और ये 10 जो है जब इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, या m बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 10 जब घटाएंगे हम लोग तो 6 हो जाएगा, 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यह इसकी शर्तों को पूरा करता है, ठीक, यह इसकी शर्तों को m बराबर 6 इसकी शर्तों को पूरा करता है। और रही बात एक चीज़ और, अब मैं यह हम लोगों के शर्त को पूरा करता है, लेकिन m+10 को ही केवल देखिए, m+10 में यदि m बराबर हम लोग 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब मैं यहाँ एक चीज़ और ये दिखलाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए, यह सब नहीं है, ये शर्तों को पूरा नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ आप लोगों को हल करना बतलाना चाह रहा हूँ। m+10 का वैल्यू यदि m बराबर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, m की जगह 1 रखेंगे और 10 11 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यह 13 हो जाएगा। क्यों, m की जगह पर 3 रखेंगे और 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13, 4 14, यह 5 15 और ये 16, यह 17, यह 18, यह 19, यह 20 और ऐसे ही m+10 में यदि m का मान 1 है तो इस तरह से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि समीकरण की शर्तों की बात होगी m+10 बराबर 16, तो इसको पूरा करने के लिए m का मान 6 होना चाहिए, तभी इस समीकरण को शर्तों को वह पूरा करेगा। अब हम लोग b को हल करें।
बी क्या है देखा जाए। नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5 8 बराबर 35 का हल ज्ञात कीजिए। वैसे ही है, ठीक। फाइव एट बराबर 35 कह रहे हैं। 5t 5 8 नहीं 5t बराबर 35, यह हो जाए ऐसे। फिर यह t है, यह t है, नीचे 5t है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए 5t बराबर 35। अब दो चीज़ें हैं, यह t का मान हो गया, यह 5t का हो गया। अब दो चीज़ें जैसे पहले सवाल में हम लोग हल किए हैं, इसको मैं दो भाग में बांट देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि 5t अपान 35, 5t इक्वल टू 35, मतलब t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 35/5, यह 3 गुणा हो जाएगा। तो 35/5 का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब इस समीकरण में t का 7 का मान इसको पूरा कर रहा है और इसको पूरा नहीं कर रहा है। ठीक, इस समीकरण के लिए केवल यह पूरा कर रहा है। लेकिन अब हमको एक चीज़ और हल करना है कि यदि t बराबर 1 होगा, अब छोड़ दीजिए, मैं समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि 5t का 1 माने t की जगह 1 रखेंगे तो इसका मान 5 होगा, इसका मान 10 होगा, इसका मान 15 होगा। 5t का मतलब मैं बतला रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ 5t इक्वल टू 35, यह तो हम लोग हल कर लिए हैं। लेकिन यदि 5t में केवल 5t को मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पर, और सारी चीज़ों को आप लोग भूल जाइए, यहाँ तो हम लोग उसका हल निकाल लिए हैं। लेकिन एक चीज़ और, यदि t बराबर 1 होगा तो 5t बराबर 5 हो जाएगा, 2 होगा तो 10, 4 होगा तो 20, 5 होगा तो 25, यह 30, यह 35, यह 40, यह 45, यह 50, ऐसे चले जाइए। यह इसका हल है। अगला देखा जाए। देखिए जैसे पहले मैं बताया था,
उसी को इन्होंने थोड़ा और बढ़िया तरीके से दिया है। z/3 बराबर 4 है और z और z/3 को इन्होंने किया है। इसको भी हम लोग करें। यह c है, यह c है, क्या है, z है और z/3, यह z है और यह z/3 है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत मज़ेदार है। इसका आनंद आप लोग लीजिए। बहुत वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों की इस किताब की रचना की गई है, लिखा गया है। इसको 2 पार्ट में मैं बांटना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 चीज़ों को इसमें मैं बताऊँगा। यह z है और क्या कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। 8 से शुरू कर रहे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ऐसे कर दिए हैं। और z/3 बराबर कर रहे हैं 4। z/3 बराबर 4 या z बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणते 3, इस 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, या z बराबर 4 तिहाई 12। अब देखिए इस समीकरण के शर्तों को पूरा करने के लिए यदि z बराबर 12 है, यह है, तो यह तो पूरा करेगा। z/3 के शर्तों को, z/3 बराबर 4 के शर्तों को पूरा करने के लिए z बराबर 12 होना चाहिए, और ये सब उस प्रतिबंध को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग काट देंगे। अब आ जाइए, अब छोड़ दीजिए कि क्या आपने किया क्या नहीं किया। z/3 बराबर 4 से नहीं मतलब है। अब z/3 का मान क्या होगा, यदि z बराबर 8 तो क्या हो जाएगा, 8/3 क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, हासिल 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सही 2/3, 3 दूना के 6, 8/3। देखिए आपकी किताब में भी यही दिया हुआ है। फिर z की जगह पर जब 9 लिखेंगे हम लोग, तो 9/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3। फिर 10/3 का मतलब 3 तिया के 9, हासिल 1 बचेगा, 3 सही 1/3। फिर 11 में क्या हो जाएगा, 3 तिया के 9, 2 हासिल बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 सही 2/3, 12। z की जगह पर 12 होगा, तो 3 चौके 12। समझ आए हो बेटा। यह हम लोग z/3 के लिए हल कर रहे हैं। z/3 बराबर 4 का हल हम लोगों का यह था। फिर आ जाइए 13, 3 चौके 12, 4 सही 1/3। वैसे ही यह आ जाएगा 4 सही 2/3, 15, 3 पाँचे 15, 16, 3 पाँचे 15, 1 शेष बचेगा, हासिल होगा, अरे हासिल शेष बचेगा,
तो 5 सही 1/3, और ऐसे ही यह सवाल हम लोगों का आगे चलता चला जाएगा। तो यह इसका हल हुआ। चार या डी क्या है? सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण m-7 बराबर 3 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, m है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 और m-7। यह है m और नीचे है m-7 और इसका हम लोगों को पिछले प्रश्नों जैसा ही इसका भी उत्तर हम लोगों को निकालना है। कहाँ तक लिखे हैं ये? m बराबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। m बराबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ऐसे, और इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ इसलिए कि इसमें हमको 2 क्वेश्चन हल करना है। m-7 बराबर 3 है। m-7 बराबर 3 है, या m बराबर क्या हो जाएगा 3, और यह 7 जब इधर आएगा तो ऋण है तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। धन 7 बराबर क्या हो गया? m बराबर 10 या m बराबर 10। अब देखिए हम लोगों को 2 उत्तर इसका निकालना है। पहला तो m-7 बराबर 3 की शर्तों को इन संख्याओं में से कौन सी संख्या पूरा कर रही है? तो क्या है, m बराबर हम लोग क्या निकाले हैं? 10 निकाले हैं। तो यह हम लोगों के इस शर्त को पूरा कर रही है, शेष संख्याएं नहीं कर रही हैं। ठीक, अब छोड़ दीजिए, यह तो हम लोगों का हो गया। वह m-7 बराबर 3 के समीकरण को मैंने पूरा कर लिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं m-7 का मूल्य क्या होगा यदि m बराबर 5? तो m बराबर 5 मतलब 5-7 बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्यों भाई? ऋणात्मक संख्या ज़्यादा है, धनात्मक संख्या कम है। 5-7 बराबर यह -2 होगा। यह क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। 8-7 बराबर क्या होगा? 1 होगा। वैसे ही यह 2 हो जाएगा। 9-7 बराबर 2। 10-7 बराबर 3। 11-7 बराबर 4। 12-7 बराबर 5। 13-7 बराबर 6 और ऐसे ही। तो बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर 4
हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं देख रहा हूँ कि वर्णनात्मक है। इसमें कुछ चीज़ों का वर्णन करके पूछ रहे हैं कि आंसर क्या होगा, देखा जाए। एक वर्ग के अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं मुझ में जोड़िए और ठीक 34 प्राप्त कीजिए। चलिए, यह ए है। ठीक, अब कह रहे हैं कि वर्ग के अनुदिश जाइए। मान लीजिए ऐसे चलिए, चाहे ऐसे चलिए। यह मान लीजिए ABCD वर्ग है। इसके 3 बार अनुदिश जाएंगे, मतलब 1 2 3 4। ठीक, 3 बार जाएंगे तो क्या होगा, कितना, 3 गुणित 4। ठीक, और उसमें क्या जोड़ेंगे कि 34 हो जाए। तो मान लीजिए वह चर संख्या x है, बराबर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, और ठीक 34 प्राप्त हो जाए। तो ये क्या हो गया, 34। मतलब 3 बार इसके हम अनुदिश गए, मतलब 12 बार हो गया, 12 हो गया। और संख्या x ये जानना चाह रहे हैं, n जानना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं, चर का कोई भी नाम रख दीजिए। यह 3 चौके क्या हो गया, 12 धन x बराबर 34, या x बराबर, यह 34 तो हम लोग रखेंगे ही, 34 तो हम लोग रखेंगे ही। यह 12 जब इधर आएगा, संख्यात्मक संख्याओं को एक जगह रखते हैं, तो ये क्या होगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। 34 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 22। यह हम लोगों का आंसर हो गया। फिर है, सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। चलिए ठीक है, यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करेंगे। ठीक है, सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 7 दिन। तो ठीक है, ये बी, इस 7 दिन हो गया। धन x, हमको x को ज्ञात करना है, और यह आ रहा है 23 ही आ रहा है ना, 23 ही कह रहे हैं, तो आप 23 प्राप्त करेंगे। ठीक, 7 धन x, सप्ताह के 7 दिनों की संख्या, कहने का मतलब यह है सप्ताह के 7 दिनों की संख्या कितनी हुई, सप्ताह के दिनों की कितनी हुई संख्या, 7 धन x बराबर 23, या x बराबर क्या हो जाएगा, 23 ऋण 7। यह 7 हम लोगों का इधर आ जाएगा। यह क्या हो गया, 23 में से 7 घटाएंगे तो 16, यह 16 आएगा। यह थोड़ा सा आप लोगों को भूल भुलैया में डाले हैं, वैसे अच्छा क्वेश्चन किए हैं। फिर आ जाइए सी क्या कह रहे हैं, यह आप लोगों की परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, ठीक है, मैं उस संख्या को मान ले रहा हूँ x, चर x मान ले रहा हूँ। मुझ में से एक 6 निकालिए, मतलब x संख्या है, माना वह संख्या क्या है, माना वह विशिष्ट संख्या
विशिष्ट संख्या x है। अब प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि हम में से 6 निकालिए। हम में से 6 निकालिए, मतलब निकालने का मतलब उसमें से कम कर दीजिए। कम करने का मतलब घटाइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? x माइनस 6 को ये घटाने के लिए कह रहे हैं। और क्या होगा? निकालिए और क्रिकेट की एक टीम बनाइए। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं टीम में? 11। x माइनस 6 बराबर 11। यह कह रहे हैं कि मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, तो विशिष्ट संख्या हम लोगों ने मान लिया x। अब वो कह रहे हैं कि हम में से 6 निकालिए। जब 6 हम में से निकाल देंगे तो मैं एक क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट का टीम बन जाऊंगा। हम में से 6 निकाल देंगे तो क्रिकेट की टीम बन जाएगी। तो या x बराबर क्या होगा? 11 और यह ऋण 6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन 6 बराबर 17। मतलब विशिष्ट संख्या x क्या है? 17 के बराबर है। डी है, बताइए मैं कौन हूँ। ठीक, मैं एक सुंदर संकेत दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप मुझे वापस पाएंगे यदि आप मुझे 22 में से बताइए मैं कौन हूँ। मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ। अच्छा, ये बेटा यहाँ पर कुछ ये बताइए मैं कौन हूँ, मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ, आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे आप 22 में से निकालिएंगे। ठीक है, इसमें क्या है? मतलब वह संख्या मान लीजिए x है और x धन x बराबर क्या है? 22 है। चाहे x में से 22 में से x घटा दीजिए तो हमको x मिलेगा। इनका कहने का मतलब यह है, कह रहे हैं कि मैं एक सुंदर संख्या हूँ और आप हमको यदि 22 में से घटाएंगे तो मैं पुनः वही प्राप्त होंगी। मतलब मान लीजिए वह x है। अब ये कह रहे हैं प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए, यह कह रहे हैं कि यदि आप हमको 22 में से निकालेंगे तो फिर मैं प्राप्त वही होंगे। तो ठीक है, प्रश्नानुसार x बराबर 22 ऋण x, क्योंकि 22 में से यदि हम लोग x को घटाएंगे तो फिर हमको x मिलेगा। तो मतलब x का मान क्या हुआ? अब देखिए समीकरण में क्या होता है, चरों को एक तरफ लाया जाता है, अंकों को एक जगह छोड़ा जाता है। तो यह x है, बहुत बढ़िया। अब यह x माइनस है, जब इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। प्लस x प्लस x 2x हो जाएगा बराबर 22, या x बराबर 22 बटा में नहीं, यहाँ पर 2x बराबर 22, दोनों x को जोड़ दीजिए, या x बराबर 22 बटा में 2 बराबर 11। देखिए इस समीकरण को पूरा करिए, 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। तो यह इसका आंसर रहा।
इस प्रकार बच्चों यह प्रश्नावली हम लोगों की आज ख़त्म हुई। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह कारवां हम लोगों का आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।